हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो लेखांकन है, अपने जो अकाउंटिंग होती है उसका हमने इतिहास पढ़ लिया था। इतिहास के अलावा दोस्तों हमने उसका जो मीनिंग है, उसके जो उद्देश्य है, लाभ और दोस्तों उसकी विशेषताएं भी हमने देख ली थी। साथ ही साथ दोस्तों हमने जो पुस्तपालन और अकाउंटेंसी है, अपनी जो लेखा शास्त्र है, उसके विषय में भी दोस्तों हमने जाना था। और जो पुस्तपालन और लेखांकन है उसके बीच में हमने अंतर भी देखा था दोस्तों। और भी हमने जैसे कि लेखापाल के क्या कार्य होते हैं उनके विषय में हमने देखा था। तो दोस्तों बहुत सारे विषय, बहुत सारे जो टॉपिक्स है, बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे दोस्तों। वो यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों उसको भी आप जरूर देखना। उसका जो लिंक है और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, उन दोनों का लिंक है, यानी जो उस पहले वाली वीडियो का और जो अपना टेलीग्राम है, इन दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर जाके आप दोनों आप जो इससे पहले वाली वीडियो है वो भी देख सकते हो और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम जो अकाउंटिंग जो है उसके दोस्तों प्रिंसिपल्स करेंगे, यानी जो अकाउंटिंग है, जो अपने लेखांकन होता है उसके सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत और जो दोस्तों परिपाटियां होती है उसको हम इस वीडियो के अंदर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं वो दोस्तों होते क्या हैं और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेखांकन के सिद्धांत। लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हम देखेंगे तो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी दोस्तों। लेखों में एक रूपता लाने के लिए और उनमें जो दोस्तों कंपैरिजन उसके अंदर पैदा करने के लिए हमने जो लेखांकन के जो सिद्धांत है दोस्तों ये विकसित किए हैं दोस्तों। लेखांकन की उनमें एक रूपता का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग कंपनियां होती है उनकी लेखों में एक समान, यानी एक समान उनमें एक रूपता लाने के लिए, यानी एक समान उनका लेवल हमने उसका मेंटेन रखने के लिए, ताकि हम उसको आसानी से समझ सके और उनका हम आपस में कंपैरिजन कर सके, उसमें आपस में हम दोस्तों तुलना कर सके। इसलिए दोस्तों हमने ये सिद्धांत लागू किए हैं दोस्तों। यदि ये सिद्धांत न होते तो सभी कंपनियां, सभी फर्म अपने अलग अलग प्रकार से खाते मेंटेन करती, जिसको दोस्तों न तो उनकी हम आपस में तुलना कर सकते थे और ना ही दोस्तों उनमें एक रूपता रहती। तो उनमें अंदर दोस्तों एक रूपता स्थापित करने के लिए और उनकी आपस में तुलना करने के लिए दोस्तों उसको जो लेखे हैं उनको इस योग्य बनाने के लिए हमने जो लेखांकन के जो सिद्धांत है उसको विकसित किए हैं दोस्तों। लेखांकन के सिद्धांत के साथ साथ कुछ अपनी ऐसी परंपराएं भी है, कुछ ऐसी परिपाटियां भी है जिनको भी दोस्तों हमने विकसित किया है, ताकि जो हमने लेखे हैं वो दोस्तों हमारे वो दोस्तों प्रभावशीलता उसके अंदर आ सके, उसको हम अच्छे से समझ के और अपने जो लेखे हैं वो दोस्तों अच्छे ढंग से हम जो मेंटेन कर सके। और दोस्तों मैं इन सिद्धांतों के बारे में आपको बता दूं कि हमारे जो उतने भी जो विषयों के सिद्धांत, जो कि लेखापाल है, अकाउंटेंट है, उन सभी ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया है और उन सिद्धांतों का पालन करना सभी लेखापालों के लिए यानी अकाउंटेंट्स के लिए जरूरी होता है। और लेकिन दोस्तों जो परंपराएं होती है, अपनी जो परिपाटियां होती है, उनके संबंध में कुछ उनको छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये अपने जो सिद्धांत है इनको पालन करना प्रत्येक फर्म के लिए, प्रत्येक जो कि कंपनी के लिए अपने खातों में, अपने लेखों में इनका पालन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों अब हम जैसे हमने समझ लिया है कि ये सिद्धांतों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और दोस्तों जो इनका पालन करना भी आवश्यक होता है, जरूरी होता है, तो अब आगे हम इनकी कुछ और विशेषता देखते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये जो सिद्धांत होते हैं ये दोस्तों किस प्रकार से बनाए गए हैं। ये दोस्तों जो हमारे जो पीछे गलतियां हुई थी अपने जो लेखों में उनसे सीखे हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो बड़े बड़े जो कि पेशेवर लोग हैं, वो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके जो रिपोर्ट्स आती है, उनके जो अनुभव है, उनके हिसाब से दोस्तों ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं। और जो लेखापाल होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनका दोस्तों लेखों से सीधा संबंध होते हैं। तो उनके अपने कार्य में जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, उन समस्याओं से संबंधित भी इन जो सिद्धांतों को बनाया गया है। वो दोस्तों जो सरकारी अधिनियम होते हैं, जो इसके नियम होते हैं, उनको
उनके हिसाब से भी इन सिद्धांतों को विकसित किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सिद्धांत होते हैं दोस्तों कठोर नहीं होते हैं। इनकी आवश्यकता के अनुसार यानी व्यवसाय की जरूरत के अनुसार वो जो समय के अनुसार यानी यदि किसी सरकार की कोई नीतियाँ आती है, कोई अधिनियम पास होता है या किसी व्यवसाय की कोई आवश्यकता फील होती है तो उसके हिसाब से इनमें दोस्तों परिवर्तन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कोई कठोर प्रकृति के नहीं है, यानी ये जो सिद्धांत है ये दोस्तों लॉशील है। अब दोस्तों मैं आपको इन सिद्धांतों के विषय में बताता हूँ कि सिद्धांत कौन कौन से हैं अपने। तो ये दोस्तों हमारे जो अकाउंटिंग के अंदर, जो लेखांकन के अंदर हम दोस्तों 10 सिद्धांत करते हैं। उन 10 के दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो सिद्धांत आता है अपना, वो आता है दोस्तों पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अस्तित्व की अवधारणा या फिर सिद्धांत, इनको हम सिद्धांत भी कह सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों, इन सिद्धांतों के अलावा हम इनको दोस्तों विधियाँ भी कह सकते हैं। इनको हमें विधियाँ भी कह सकते हैं, विधियाँ, या फिर हम इनको नियम कह सकते हैं, या फिर हम इसको दोस्तों रीतियाँ भी कह सकते हैं। इनको हम रीतियाँ भी कह सकते हैं। तो ये भी दोस्तों इनको हम बोल सकते हैं। और पृथक अस्तित्व का अवधारणा होती है उसको दोस्तों, ये अपना मैंने आपको पहला सिद्धांत इसके अंदर लिखवाया है। और इसको दोस्तों व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत। और इसके साथ साथ इसे सत्ता का सिद्धांत भी कहते हैं, सत्ता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, सत्ता का सिद्धांत। इंग्लिश के अंदर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और ये पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये क्या कहता है कि व्यवसाय का जो मालिक होता है यानी जो ओनर होता है, और जो व्यवसाय होता है, जो यानी बिजनेस होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, दोनों के दोनों दोस्तों अलग अलग होते हैं। यानी एक जो बिजनेस होता है, जो व्यवसाय होता है, और उसका जो मालिक होता है, जो उसका ओनर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो दोनों के दोनों दोस्तों अलग अलग होते हैं। ये कहते हैं, यानी उनके हम जो लेखे हैं वो अलग अलग हम उनके रखते हैं। व्यवसाय के जो पर्सनल जो लेन देन होते हैं उनका कोई भी लेखा हम बिजनेस के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर नहीं रखते हैं। केवल और केवल उन्हीं जो व्यवसाय से संबंधित यानी जो बिजनेसमैन से संबंधित उन्हीं लेखों का हम अपने जो व्यवसाय के पुस्तकों में लेन देन करते हैं जो हमारे व्यवसाय से संबंधित होती है। जैसे कि ये जो ओनर है, ये जो व्यवसायी है, इस बिजनेस से, ये अपने बिजनेस से यदि रुपये निकालता है तो दोस्तों ये अपने व्यवसाय से संबंधित लेन देन हुआ तो इसका हम लेखा अवश्य करेंगे। यदि इस बिजनेस से ये दोस्तों माल को निकालता है तो भी दोस्तों हम इसका लेखा करेंगे। और यदि इसके कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसके कोई पर्सनल खर्चे हैं, उनका भुगतान यदि बिजनेस करता है तो भी दोस्तों हम उसका लेखा करेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी लेन देन इस व्यवसाय से संबंधित है। तो दोस्तों हम इसका लेखा अपनी पुस्तकों में करेंगे। लेकिन इसके जो पर्सनल जो लेन देन होंगे, इसके जो खुद से संबंधित लेन देन होंगे, जिनका अपने व्यवसाय से संबंधित कोई भी लेन देन, कोई भी संबंध नहीं होगा, उसका हम अपने व्यवसाय की पुस्तकों में कोई भी लेखा नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से, और यदि ये जो बिजनेसमैन है, ये जो ओनर है, ये जो इसको अपना धन लगाकर, अपनी पूंजी लगाकर इस व्यवसाय को शुरू करता है, यानी मान लीजिए इसने 5 लाख रुपए लगाकर इस व्यवसाय को शुरू किया, तो 5 लाख रुपए के लिए ये इसका लेनदार बन जाएगा। ये इसका लेनदार बन जाएगा कि ये जो बिजनेसमैन है ये इस बिजनेस से 5 लाख रुपए मांग रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका लेन देन बनेगा। दोस्तों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों हमें बिजनेस का शुद्ध लाभ और हानि निकालना होता है। और जो बिजनेस होता है, अपना जो व्यवसाय होता है, उसका हमें आर्थिक स्थिति के बारे में हमें सही चित्रण करने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्योंकि यह यदि अपना पर्सनल लेन देन भी जो इस बिजनेस के अंदर डालने लगेगा, यानी इसने कोई गाड़ी खरीदी, वो इसने बिजनेस में एंट्री कर दी, इसने अपने घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदा, वो इसमें बिजनेस में एंट्री कर दी, तो दोस्तों हम बिजनेस का कोई भी लाभ या हानि शुद्ध रूप से नहीं निकाल पाएंगे और ना ही इसकी आर्थिक स्थिति का हम बिजनेस का हम पता लगा पाएंगे। और दोस्तों दूसरी बात यह भी आती है, हमें जो टैक्स देना होता है, वो जो ओनर होता है वो उस पर अलग प्रकार से टैक्स लगता है। जो बिजनेस के जो लाभ या हानि होते हैं उस पर दोस्तों अलग प्रकार से टैक्स लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी इन दोनों के खाते हम अलग अलग रूप से हम इनके मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों
मैं आपको बता दूं, जो बिजनेस से संबंधित जो स्वामी के इस जो ओनर के जो लेन देन होते हैं, जिसका रिकॉर्ड हम बिजनेस के अंदर दोस्तों रखते हैं, उसके लिए हम 2 शब्दों का यूज करते हैं। एक कैपिटल का, दूसरा हम दोस्तों ड्राइंग का यूज करते हैं। यानी हरण जिसको बोलते हैं, इसको दोस्तों पूंजी बोलते हैं, क्योंकि यह यदि ओनर जो होता है वो यदि बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। यदि है इसमें से कुछ निकालता है तो हम दोस्तों उसको ड्राइंग कहते हैं, यानी उसको हम हरण का नाम देते हैं। दोस्तों ये जो मैंने बताया कि इसका लेनदार होता है, तो दोस्तों इस जो कैपिटल पर उसको लाभ तो दोस्तों मिलता ही मिलता है, क्योंकि यह इसकी पूंजी से चल रहा है। इसके साथ साथ इसको ब्याज भी इस पर मिलता है, और दोस्तों जो इसकी ड्राइंग होता है, जो पैसा निकालता है उस पर दोस्तों बिजनेस उस पर ब्याज लेता भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल अलग प्रकार से उनके लेके हम रखते हैं, और उसके लिए जो बिजनेसमैन होता है उसके जो लेन देन होते हैं उसके लिए हमने 2 शब्दों का यूज करते हैं, कैपिटल और दोस्तों ड्राइंग। इस प्रकार से इसको ये जो पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि दोनों के दोनों ये अलग होते हैं। जो स्वामी होता है, जो बिजनेस होता है, दोनों के दोनों अलग होते हैं। दोस्तों इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेस की कार है, ये जो व्यवसाय है इसकी एक कार है, उसका प्रयोग ये ओनर यानी स्वामी कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। ये पर्सनल यूज के लिए इसका यूज तो कर रहा है, लेकिन इस पर जो डेप्रिसिएशन लगा, इस पर जो ह्रास लगा, यानी इसकी जो घिसावट आई, वो मान लीजिए 5,000 रुपये की आई, और वो 5,000 रुपये इसने बिजनेस में डाल दिए, यानी बिजनेस का खर्चा उसने मान लिया। तो दोस्तों ये बिल्कुल इस अवधारणा के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि ये 5,000 रुपये खर्चे क्यों आए हैं? क्योंकि इसने अपनी पर्सनल यूज के लिए ये जो कार का यूज किया है, तो पर्सनल यूज के लिए कार का इस्तेमाल किया है, तो ये 5,000 का खर्चा भी इसका दोस्तों पर्सनल माना जाएगा, न कि बिजनेस का। यदि ये बिजनेस के लिए इस कार का यूज करता है, फिर यदि 5,000 रुपये की उसकी घिसावट आती है, तो हम दोस्तों 55 जो बिजनेस है उसका खर्चा मान सकते थे, लेकिन अब दोस्तों हम जो ओनर है उसका ये खर्चा माना जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आप इसको समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या कहती है, मैं आपको अब यदि संपेक्ष में बताऊं तो ये दोनों यानी ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के हम अलग अलग खाते मेंटेन करते हैं। ये जो पैसा लगाता है वो या फिर ये जो पैसा निकालता है उसके लिए हम 2 शब्दों का यूज करते हैं, कैपिटल या फिर ड्राइंग। ये 2 शब्दों का हमें यूज करते हैं। ओनर को अपनी पूंजी के लिए लेनदार माना जाता है। तो दोस्तों ये अपनी पर्सनल अपनी पहली जो कंसेप्ट है, यानी कि अवधारणा है, जिसके हम पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहते हैं। अपना जो दूसरा जो आता है उसको हम देखते हैं। दूसरी जो अवधारणा आती है दूसरी जो अवधारणा होती है वो होती है चालू अस्तित्व की अवधारणा, कि चालू व्यवसाय की अवधारणा भी बोल सकते हैं, कि चालू व्यवसाय की अवधारणा। गोइंग कंसेंट कंसेप्ट बोला जाता है इसको। तो दोस्तों गोइंग कंसेंट जो अपना कंसेप्ट है, ये क्या कहता है कि जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, वो दोस्तों लंबे समय तक चलता रहेगा, यानी वो दीर्घ काल तक, लॉन्ग टर्म तक वो दोस्तों चलता रहेगा, और वो अनिश्चित काल तक बोल सकते हैं उसको, कि वो अनिश्चित का जो काल है उस तक चलता रहेगा, कोई भी उसकी लिमिट अवधि नहीं है। तो इसी के कंसेप्ट के हिसाब से दोस्तों हम क्या करते हैं, जो अपनी संपत्तियां होती है, जो अपनी एसेट्स होती है, उनको दोस्तों हम क्रय करते हैं, न कि हम उधार लेते हैं, उनको हम क्रय कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अपना जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलना है। और जो अपनी संपत्तियां होती है, वो जो अपने दायित्व होते हैं जिनका हमें भुगतान करना है, उन दोनों को दोस्तों हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो करंट होता है, यानी चालू संपत्तियां या फिर दायित्व, या फिर दोस्तों हम इनको नॉन करंट में बांटते हैं, यानी चालू और गैर चालू दायित्व संपत्तियों में हम उनको इसी प्रकार से बांटते हैं, क्योंकि अपना जो हम यह मान के चलते हैं कि अपना जो व्यवसाय है वह लंबे समय तक चलता रहेगा। और इसी अवधारणा के तहत दोस्तों हमें जो अपनी संपत्तियां होती हैं उनका हम पुनः मूल्यांकन करते हैं, कि उनकी जो संपत्तियों का जो मूल्य हो गया होगा दोस्तों, वो चेंज हो गया होगा, हम जो अपनी पुस्तक में दिखाई हुई है, तो उनका भी दोस्तों हम पुनः मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों यही अवधारणा जो है ये यही कहते हैं कि गोइंग कंसेंट जो कंसेप्ट है ये यही कहता है कि जो अपना व्यवसाय है, जो अपना बिजनेस है, वो दोस्तों अनिश्चित काल तक, यानी लंबे समय तक दोस्तों ये चलता रहेगा। अब दोस्तों अपना जो तीसरी जो अवधारणा आती है उसको देखते हैं।
जो तीसरी अपनी अवधारणा होती है वो होती है दोस्तों मौद्रिक, कि मौद्रिक या फिर हम इसको मुद्रा मापन की अवधारणा, मापन की अवधारणा, ये दोस्तों हम अपने जो तीसरे नंबर के आते हैं, इसमें ये क्या कहता है कि हम अपने व्यावसायिक अपने जो पुस्तकें होती है उसके अंदर केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा करते हैं जिन्हें हम दोस्तों मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। यानी गैर मौद्रिक लेन देनों का हम कोई भी लेखा इसके अंदर नहीं करते हैं, यानी मौद्रिक लेन देनों का हम इसके अंदर लेखा करते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे हमने 5 मेज खरीदी, तो दोस्तों ये इसका हम कोई भी लेखा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम उसको मुद्रा के रूप में न माप लें तब तक हम उनका लेखा कर ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों ये हमने जैसे मैंने बताया कि 5 मेज खरीद ली, और अब मैं आपको कहता हूं कि हमने 50,000 रुपए की मेज खरीद ली, तो दोस्तों अब हम उसका लेखा कर देंगे, क्योंकि उन 5 मेजों को हमने मुद्रा के रूप में माप लिया है कि वो 5 मेज है वो दोस्तों 50,000 रुपए की है। तो हम यहाँ पर अपनी पुस्तकों के अंदर 50,000 की एंट्री कर देंगे, न कि हम 5 मेजों की एंट्री करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई अपने कर्मचारी होते हैं वो दोस्तों स्ट्राइक कर लेते हैं, तो दोस्तों उसका भी हम अपने अंदर कोई लेखा नहीं करते हैं, क्योंकि उसका हम लॉस का कोई भी एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी भी कर्मचारियों का कोई ट्रांसफर होता है, जो योग्य कर्मचारी होते हैं, एबल कर्मचारी होते हैं, यदि उनका ट्रांसफर हो जाता है तो उसका भी हम लेखा नहीं करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गुणात्मक पहलू होते हैं, जो अपने गुणात्मक पहलू होते हैं उनका हम कोई लेखा अपनी पुस्तकों के अंदर नहीं करते हैं। हम केवल और केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा करते हैं जिन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, यानी मनी के रूप में हम उनको, पैसे के रूप में हम उनको माप सकते हैं। जैसे कि राम से 5,000 रुपये का माल खरीदा, तो उसकी हम एंट्री कर देंगे कि राम से हमने 5,000 रुपये का माल खरीदा है। यदि यह इसके अंदर पूछा आए कि राम से 5,000 रुपये का माल का आदेश प्राप्त हुआ, तो दोस्तों हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें आदेश प्राप्त हुआ है, न कि हमने अपना माल उसको भेज दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब तक हम उसको मुद्रा के रूप में न माप लें तो उसका हम लेखा इसके अंदर नहीं करेंगे। अपना जो आगे जो चौथा जो अपना कंसेप्ट आता है वो क्या कहता है, जो अपना चौथा जो कंसेप्ट है वो है दोस्तों कि चौथा है कि ड्यूल एस्पेक्ट जो कंसेप्ट होता है, यानी कि द्विपक्षीय अवधारणा, कि द्विपक्षीय अवधारणा। दोस्तों ये क्या कहता है, ये दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम पर ये आधारित होता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अपने बिजनेस में जितने भी लेन देन होंगे उन सभी लेन देनों से कम 2 खाते प्रभावित होंगे। 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों कम से कम 2 खाते हैं वो दोस्तों अवश्य प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम लेखांकन समीकरण के नाम से भी जानते हैं, लेखांकन समीकरण, या फिर हम इसको जो चिट्ठा समीकरण है, यानी बैलेंस शीट जो है, स्थिति विवरण जो समीकरण है, उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। यानी प्रत्येक लेन देन से अपने बिजनेस के अंदर क्या होगा कि जो संपत्तियां होंगी, जो अपनी टोटल एसेट्स होगी, वो दोस्तों अपनी लायबिलिटी, यानी जो लायबिलिटी है और अपनी लायबिलिटी के साथ साथ में अपनी जो कैपिटल है, ये दोस्तों दोनों के बराबर आएगी। प्रत्येक लेन देन के साथ में अपनी जो लायबिलिटी और जो कैपिटल है वो दोस्तों जो एसेट्स के इक्वल होगी प्रत्येक लेन देन की स्थिति में। तो दोस्तों ये समीकरण, ये जो अपनी अवधारणा है, इसको दोस्तों सिद्ध करती है कि प्रत्येक लेन देन से ये जो समीकरण है ये सिद्ध होना चाहिए। और दोस्तों एक खाता यदि डेबिट होता है तो दूसरा दोस्तों खाता क्रेडिट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट के विषय में मैं आपको बताऊं कि डेबिट और क्रेडिट, तो ये दोनों दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द है, दोनों लैटिन भाषा के शब्द है। और ये दोनों के दोनों दोस्तों लैटिन भाषा के अंदर इसको डिबेयर कहा गया है, इसको दोस्तों क्रेडिटर यानी कहा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्वामी का, ओनर का ऋणी होता है, स्वामी का ऋणी।
और ये इसका मतलब होता है कि स्वामी में साख है, यानी ओनर होता है उसमें साख है, उसमें विश्वास है, विश्वास कह सकते हैं, उनमें विश्वास। दोस्तों ये डेबिट क्रेडिट जितने भी रूल्स होते हैं इनके विषय में मैं आगे आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से बिल्कुल जो ओपनली मैं आपको इसको बताऊंगा। तो दोस्तों अभी के लिए मैं आपको अपने जो कंसेप्ट है उसको बता रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये दोस्तों कौन कौन से होते हैं और इनके अंदर दोस्तों क्या क्या बातें इसके अंदर कही गई है। तो इसके अंदर दोस्तों यही कही गई है कि द्विपक्षीय अवधारणा के अंदर कि प्रत्येक लेन देन से कम 2 खाते इफेक्ट होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक खाते को दोस्तों हम डेबिट करेंगे तो दोस्तों दूसरे खाते को दोस्तों हम क्रेडिट करेंगे। और ये जो समीकरण जो इसका बनता है उसको दोस्तों हमें लेखांकन समीकरण या फिर चिट्ठा समीकरण के नाम पर जानते हैं। प्रत्येक लेन देन से हमने जो ये समीकरण है वो दोस्तों सिद्ध होता है। अब दोस्तों अपने जो 5वां नंबर का जो अपनी अवधारणा आती है उसको हम देखते हैं। और जो अपनी 5वें नंबर की अवधारणा है दोस्तों वो होती है दोस्तों अपनी उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा, अक्रूल जो कंसेप्ट भी इसको कहते हैं, उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा क्या कहती है दोस्तों, हमें एक विशेष अवधि से संबंधित है, यानी जिस वर्ष के हम खाते कर रहे हैं उससे संबंधित जितने भी हमारी इनकम होती है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सब को हमें लिख लेना चाहिए ताकि उनका हमें कैश के रूप में उनका भुगतान किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो। दोस्तों यहाँ पर कैश के जो ट्रांजेक्शन है उससे लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस अवधि से संबंधित है जिस अवधि के हम लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं। यानी एक विशेष अवधि के हमें सभी के सभी दोस्तों लाभ यानी जो एक्सपेंसेस हुए, जो इनकम हुई है उसको हमें देखना है, चाहे वो हमने कैश के रूप में भुगतान किए हैं या फिर नहीं किए हैं। मान लीजिए दोस्तों हम 2009 और जो 10 के खाते बना रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के खाते बना रहे हैं। तो इस 1 साल की अवधि में, इस 1 साल की अवधि से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी हमारी इनकम होगी उन सभी को हमें लिख लेना है, उनकी सभी की हमें एंट्री कर लेनी है ताकि दोस्तों हम अपने सही लाभ या हानि कैलकुलेट कर सकें एक विशेष अवधि से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर कैश से संबंधित कुछ भी लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि इसमें ऐसे लिखा गया है कि हमने 20,000 रुपये रेंट का भुगतान कर दिया है, वो 4,000 रुपये का अभी बाकी है, 4,000 रुपये का बाकी है। तो दोस्तों हम ये 4,000 रुपये का भुगतान भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, यानी इस ईयर का हमारा जो टोटल खर्चा होगा रेंट का वो 24,000 रुपये हो जाएगा, जिसमें से 20,000 रुपये भुगतान कर दिया है, 4,000 रुपये का भी भुगतान करना हमें बाकी है। यदि दोस्तों हमें यहाँ पर मान लीजिए 24,000 रुपये बनते हैं और हमने यहाँ पर 26,000 रुपये का भुगतान कर दिया है, तो दोस्तों हमने 2,000 रुपये का जो एडवांस भुगतान कर दिया है, तो हम दोस्तों 2,000 रुपये इसमें से लेस करेंगे, यानी इस साल का जो एक्सपेंसेस है वो हम लेंगे जो कि अपना 24,000 रुपये आ जाएगा। यानी इस साल से संबंधित जितने भी हमारी इनकम है, जो हमारी एक्सपेंसेस है उनको हम लिखेंगे। जो आगामी वर्ष है, जो कि अपना पिछला वर्ष है, प्रीवियस ईयर है, उनको हम दोस्तों छोड़ देंगे, उसको हम ऐड या लेस कर देंगे। तो उपार्जन अवधारणा है ये दोस्तों हमें यही कहती है और इसी के आधार पर दोस्तों हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, यानी समायोजन करते हैं और एक विशेष अवधि का हम शुद्ध लाभ या हानि हम कैलकुलेट कर पाते हैं। एक दोस्तों इससे अगली जो अवधारणाएं हैं, मिलान अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, मिलान अवधारणा, वो दोस्तों इसी के ऊपर आधारित है। ये यही कहता है कि एक वर्ष के अंदर जितने भी हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं उससे संबंधित जितनी भी हमारी इनकम होती है उनको हमें एक जगह पर लिख लेना चाहिए, यानी जितने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं और उसी अवधि से संबंधित जितने भी अपनी इनकम है उनको हमें लिख लेना चाहिए और उनका हमें मिलान करना चाहिए और उसी के आधार पर हमें अपना शुद्ध लाभ या हानि कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसी के आधार पर दोस्तों हम एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। ये दोनों दोस्तों, ये जो मिलान अवधारणा है ये दोस्तों उपार्जन अवधारणा से ही संबंधित है, इसी से दोस्तों मेल खाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी जो 6 अवधारणाएं हैं वो हो चुकी है। अब हम अपनी 7वीं अवधारणा देखते हैं। 7वीं अवधारणा क्या है? ऐतिहासिक लागत अवधारणा, यानी कॉस्ट कंसेप्ट जिसको कहते हैं, लागत अवधारणा। लागत अवधारणा दोस्तों, ये लागत अवधारणा क्या होती है? ये कहती है कि हमें अपने जो संपत्तियां होती है उनको हमें करंट वैल्यू पर न दिखाकर उनकी हमें जिस मूल्य पर उनको खरीदा गया था, जितनी उनकी कॉस्ट थी, जिनकी उनकी लागत थी, उसी मूल्य पर हमको दिखाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो कोई संपत्ति है, जैसे कोई मशीन है, वो मशीन हमने
80,000 रुपये में खरीदी, 20,000 रुपये उसको लाने में भाड़ा लग गया, 20,000 रुपये उस पर भाड़ा लग गया, और उस पर 10,000 रुपये उसकी स्थापना पर खर्च हुए, 10,000 रुपये उसकी स्थापना पर खर्च हुए, तो हम उसका खर्चा जो टोटल मानेंगे वो 1,10,000 रुपये उसका खर्चा मानेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कहता है कि जो इसकी लागत होती है, उसकी जो क्रय जो मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य होता है उसको लाने में जितना खर्चा होता है, यानी जो जिसको हम भाड़ा कह सकते हैं, अपना जो भाड़ा होता है, उसकी जो स्थापना करने का, उसको स्थापित करने का जो खर्चा होता है, उन सभी को हमें ऐड कर लेना है। उन सभी को जब तक वो चलाने योग्य न हो जाए तब तक के उसके सारे के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में हम शामिल करेंगे, और इसी कॉस्ट पर उसका हम लेखा करेंगे, उसी कॉस्ट को पर हम अपनी पुस्तकों में उसे लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कहता है कि लागत अवधारणा, इसको हम ऐतिहासिक लागत अवधारणा भी कहते हैं, कि जितनी जो उसको स्थापना के समय यानी उसको स्टार्ट होने से पहले जितने भी उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सभी के आधार पर ही हम उसका लेखा करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये जो लागत अवधारणा बनती है, यहाँ पर लागत का मतलब क्या होगा कि क्रय मूल्य प्लस में उसको लाने पर खर्चा और उसके स्थापित करने पर खर्चा, तो वो सारा का सारा हम उसके अंदर ऐड करेंगे। अपना जो अगला जो कंसेप्ट आता है वो होता है अवधि अवधारणा। अवधि अवधारणा यानी जो पीरियड जो अपना कंसेप्ट है वो हम करते हैं। ये कहता है दोस्तों एक विशेष अवधि, एक निश्चित अवधि के पश्चात हमें अपने खाते बंद कर लेना चाहिए, ताकि दोस्तों हम अपनी व्यवसाय के बारे में जो अपनी एक्चुअल जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको हम जान सकें। अपनी जो शुद्ध लाभ या हानि उस अवधि के दौरान, अपनी जो एफिशिएंसी है, जो प्रभावशीलता है, जो कार्यकुशलता है, उसको हम देख सकें। दोस्तों वैसे तो हम देखें तो अपनी जो फर्म होती है, जो अपना जो एकाकी यानी सोल जो प्रोप्राइटरशिप होती है, एकाकी व्यापार जिसको हम कहते हैं, उनके लिए तो दोस्तों कोई फिक्स नहीं है। वो 1 जनवरी से 31 मार्च यानी 31 दिसंबर तक का भी समय इसके लिए रख सकते हैं अपनी लेखावधि के लिए। लेकिन जो कंपनीज होती है उनके लिए दोस्तों जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय है, वो दोस्तों उसके लिए तय किया गया है। उसके लिए जो फाइनेंशियल ईयर घोषित किया गया है। दोस्तों ईयर 2 प्रकार के होते हैं, कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इनके लिए दोस्तों फाइनेंशियल ईयर है वही दोस्तों इसकी जो खातों का ईयर होगा, यानी वही इसकी अवधि का जो उसकी जो पुस्तकें बंद करने का समय होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो फर्म और एकाकी व्यापार है, जो व्यापार है, वो दोस्तों अपना इस प्रकार से भी रख सकती है, इस प्रकार से भी रख सकती है। लेकिन जो कंपनीज होती है उनको इसी प्रकार से अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों यदि हम इसको देखें तो ये समझता है 12 जो महीनों का होता है, 12 महीनों का होता है, इसको अधिकतम दोस्तों 15 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम इसको 15 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। उसको दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कौन सी जो सिचुएशंस होती है, कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें हम दोस्तों 15 महीने भी इसके बन जाते हैं, वो दोस्तों हम आगे करेंगे। पहले दोस्तों हम ये इसकी जो कंसेप्ट है उसको दोस्तों हम अभी कर रहे हैं। आगे जो अपना जो 9वें नंबर का जो अवधारणा आती है वो दोस्तों अपनी कौन सी अवधारणा है, वो अपनी आती है आगम वसूली अवधारणा, यानी आय व्यय वसूली अवधारणा भी हम उसको कह सकते हैं। 9वीं अपनी जो अवधारणा है वो मैं आपको बताता हूँ, यानी आय वसूली अवधारणा। आय वसूली अवधारणा इनकम रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट इसको बोला जाता है। इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कोई भी इनकम कब मानी जानी चाहिए कि वो हमारे लेखे के लिए जो लेखे के योग्य हो जाती है, जब दोस्तों हमें या तो कोई कानूनी अधिकार मिल जाता है उस इनकम के लिए, तब हम उसको मान सकते हैं कि हमने जो माल है वो दोस्तों जो सेल कर दिया है, हमने जो माल खरीद रहा था, जो कि अपना जो क्रेता था उसको हमने माल भेज दिया है, तो दोस्तों हम उसके पैसे लेने के लिए हम कानूनी रूप से अधिकारी हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कोई कानूनी अधिकार हो जाए, या फिर हमारी कोई संपत्ति हो या कोई धन हो, उसका दोस्तों हमने किसी को दिया हुआ है और वह उसका यूज कर रहा है, तो दोस्तों हम इस पर क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम लाभांश प्राप्त कर सकते हैं, यानी डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों संपत्ति के बदले हमें क्या मिल सकता है, किराया मिल सकता है, तो यहाँ पर हम किराया प्राप्त कर सकते हैं। यानी या तो दोस्तों हमें क्या हो कि कानूनी तौर पर
हमें उसकी आय जो है वो दोस्तों वसूली करने का अधिकार मिल जाए, या दोस्तों हमारी संपत्ति का कोई यूज कर रहा है, तो दोनों ही कंडीशंस में दोस्तों हम आय वसूली मानेंगे और उसका हम अपना लेखा कर देंगे। दोस्तों और भी क्या कंडीशन हो सकती है कि जैसे मान लीजिए एक्सपेंसेस के संबंध में भी हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी का जो यदि हम संपत्ति या धन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम ब्याज भी देंगे, लाभांश भी देंगे, किराया भी देंगे। तो दोस्तों इस जैसे मैं आपको बताऊं कि कमीशन, जैसे कि कमीशन होता है, जो रेंट होता है, जो किराया होता है, उसका जो लेखा होता है हम इसी के आधार पर करते हैं, क्योंकि दोस्तों पता नहीं कि ये हमें प्राप्त हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा बनता है जितना कमीशन या जो किराया उसका हम लेखा कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो उसका कानूनी अधिकार मिल जाता है, क्योंकि हमने या तो उसके प्रति कुछ कार्य किया है इसलिए हमें कमीशन मिल रहा है, या वो हमारी कोई संपत्ति का प्रयोग कर रहा है तो जिसके बदले हमें वो क्या दे रहा है, किराया दे रहा है। तो दोस्तों इनका लेखा जो होता है उनका हम इसी के आधार पर लेखा करते हैं। आगे जो अपना जो लास्ट नंबर की जो अपनी आती है, यानी 10वें नंबर की जो अपनी अवधारणा आती है वो दोस्तों वस्तुपरकता की अवधारणा होती है। वस्तुपरकता की अवधारणा, वस्तुपरकता की अवधारणा क्या कहती है? ये कहती है दोस्तों बिना किसी जो भेदभाव के, यानी बिना किसी के हस्तक्षेप के हमें जो खाते रखने होते हैं वो दोस्तों निष्पक्ष तरीके से रखने चाहिए। हमें अपने खातों को इस प्रकार से रखना चाहिए कि किसी के हस्तक्षेप की कोई भी संभावना ना हो, किसी का कोई इंटरफेयर ना हो। ये दोस्तों कब होगा? ये कहता है कि हमें जो अपने खाते हैं उनके लिए हमें जो उनके जो प्रूफ के आधार पर उनका लेखा करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कैश लेन देन होता है तो उसके लिए हमारे पास कैश मेमो होना चाहिए, कैश मेमो के आधार पर उसमें लेखा होना चाहिए। कोई बैंक से कोई लेन देन होता है तो उसको दोस्तों या तो हमारे पास कोई रिसिप्ट होनी चाहिए उसकी, या फिर उसका कोई बिल होना चाहिए जिसके आधार पर हम उस लेखों को सिद्ध कर पाएँ। या कोई उधार लेन देन होता है, उधार लोन जो लेन देन होता है तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, जो इनवॉइस नंबर होना चाहिए, इनवॉइस नंबर होना चाहिए। उसके लिए कोई हमने उधार माल खरीदा था वो हमने वापस किया है, या फिर हमने कोई उधार माल बेचा था वो हमारे पास वापस आया, तो दोस्तों उसके लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हमारे पास होना चाहिए। यानी जितना भी लेखा हम करते हैं उनका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए ताकि हम उन लेखों की सत्यता को सिद्ध कर पाएँ कि इसके बेस पर ये लेखा किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रह जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इस के बेस पर, यानी इस लेन देन के आधार पर। ऐसे दोस्तों ऐसा नहीं होगा तो जो लेखापाल होता है वो दोस्तों कैसे भी एंट्री कर देगा अपने हिसाब से, उसमें कितना ही रुपये चढ़ा देगा, किसके प्रति कितनी ही एंट्री कर देगा, तो दोस्तों उसको कोई विश्वसनीय नहीं रहेगा। और यानी एक प्रूफ के आधार पर उसमें लेखा किया जाना चाहिए। तो उसको ये कहता है कि वस्तुपरकता होनी चाहिए, यानी वो पूरी तरह से विश्वास करने योग्य होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अपनी 10 की 10 पूरी की पूरी अपनी यहाँ पर सिद्धांत है वो दोस्तों कंप्लीट होते हैं। तो ये दोस्तों सिद्धांत हमारे व्यवसाय के अंदर फॉलो किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कौन सा बताया, पहला मैंने बताया आपको कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा, दूसरा कौन सा बताया कि चालू व्यवसाय की अवधारणा, तीसरा मैंने कौन सा बताया कि मुद्रा मापन की अवधारणा, उपार्जन आधार की अवधारणा मैंने बताया। उसके बाद में दोस्तों मिलान अवधारणा मैंने बताई, फिर लागत अवधारणा बताई, फिर अवधि अवधारणा मैंने आपको बताई, फिर आगम व्यय वसूली अवधारणा आपको बताई। फिर दोस्तों 9वें नंबर की मैंने कौन सी बताई कि फिर आपको मैंने दोस्तों वस्तुपरकता की अवधारणा भी बताई, और एक दोस्तों ऐतिहासिक लागत अवधारणा शायद रहती है वो भी दोस्तों मैंने आपको बता दी थी। तो दोस्तों ये 10 अवधारणाएं मैंने आपको सभी की सभी कंप्लीट करवा दी है। इसके अलावा दोस्तों 4 इन जो अवधारणाओं का, यानी इन जो सिद्धांत भी हम इनको कह सकते हैं, इनको दोस्तों हम GAAP के नाम से जानते हैं, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, यानी लेखांकन के सामान्य सिद्धांत जिसको सभी लेखापालों ने स्वीकार किया है। तो ये दोस्तों 10 की 10 अपने सभी के सभी थे। तो अब दोस्तों अपनी कुछ परंपराएं हैं, कुछ जो परिपाटियां हैं वो भी दोस्तों हम कर लेते हैं। वो भी दोस्तों जो लेखापालों के द्वारा अक्सर फॉलो की जाती है उनके विषय में हम जानते हैं। ये दोस्तों परंपराएं जो होती है इनको कोई कानूनी रूप से फॉलो करना तो जरूरी नहीं होता कि कोई लेखापाल इनका फॉलो ही करे, इनको अपनाए, लेकिन दोस्तों फिर भी उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह इनके अनुरूप ही अपने खाते तैयार करें ताकि जो लेखे रखने के जो अपने उद्देश्य है उनको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर पाए। तो दोस्तों वो कौन कौन सी होती है, यानी इनका कोई कानूनी आधार नहीं है, इसको फॉलो करना या ना करना वो दोस्तों लेखापाल की जो विवेक पर निर्भर करता है, जो ओनर होता है उसकी विवेक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी है, अपनी पहली आती है
एकरूपता की परिपाटी, एकरूपता की परंपरा भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी अपनी कौन सी आती है, रूढ़िवादिता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा भी अपनी दूसरी नंबर पर आती है। तीसरी अपनी कौन सी होती है दोस्तों, पूर्ण प्रकटीकरण, फुल जो डिस्क्लोजर होती है, जो पूर्ण प्रकटीकरण यानी सभी खातों को डिस्क्लोज कर देना पूरी तरह से, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। और एक अपनी कौन सी होती है, महत्व की परंपरा, की परंपरा। दोस्तों इसके अंदर जो एकरूपता की परंपरा है, ये क्या कहता है कि हमें जो लेखापाल होता है, उस लेखापाल ने यदि कोई भी लेखा करने की कोई विधि अपना ली है, कोई जो पॉलिसी को नीति अपना ली है, तो दोस्तों उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, उसके उसी के अनुरूप ही उसको लेखा अपना जो मेंटेन करते रहना चाहिए, उसको दोस्तों बनाए रखना चाहिए। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो अपना स्टॉक होता है, स्टॉक को हमें लिफो मेथड से भी फॉलो कर सकते हैं, फीफो मेथड से भी इसको हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार कोई पॉलिसी अपना ली तो उसको हमें बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि स्टॉक का मूल्यांकन के लिए भी हो सकती है कि मार्केट वैल्यू होती है और उसकी कॉस्ट वैल्यू होती है, उनमें दोस्तों हम किस प्रकार से उसकी जो उस यानी किस मेथड से उसका हम लेखा करते हैं, उसको भी दोस्तों बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई डाउटफुल डेब्ट्स है, उनकी जो परसेंटेज है वो भी दोस्तों हमें कैलकुलेशन यानी हमें जितनी उसकी परसेंटेज मेंटेन करते आ रहे हैं उतनी ही दोस्तों बना के रखनी चाहिए। दोस्तों उसमें हमें बार बार अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज नहीं करना चाहिए। दोस्तों चेंज करने से अपने जो खाते होते हैं उनकी प्रभावशीलता है वो दोस्तों कम हो जाती है। वो दोस्तों हम दूसरों के साथ थे या फिर अपने ही जो पिछले खातों के साथ हम उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस वर्ष के खाते उस जो यदि हम चेंज करेंगे कुछ तो उससे दोस्तों प्रभावित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कहता है कि हमें उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, और यदि हम उसको चेंज भी करते हैं तो उसका हमें स्पष्ट रूप से उसके अंदर हमें उल्लेख हमें कर देना चाहिए। ये भी दोस्तों ये कहती है। रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है, रूढ़िवादिता की परंपरा ये कहती है दोस्तों भविष्य में जितने भी हमारे संभावित जो हानि होने की चांसेज है उनका जो आयोजन है, उनका जो प्रावधान है, उनका जो प्रिविजन्स है वो दोस्तों पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन जो संभावित लाभ है उनको हमें छोड़ देना चाहिए। यानी जो संभावित हानियां होती है, जो संभावित हानियां होती है उसका तो हमें दोस्तों प्रावधान कर लेना चाहिए, जो संभावित लाभ होता है उनको हमें छोड़ देना चाहिए। ये कहती है, यानी जो हमें एक्सपेंसेस है उसको दोस्तों बढ़ा के दिखाता है, यानी जो लायबिलिटी और एक्सपेंसेस है उसको दोस्तों बढ़ा के दिखा रहा है, और जो अपनी इनकम है या फिर हम कहें अपनी एसेट्स है उनको दोस्तों इसके अंदर घटा कर दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रूढ़िवादिता की परंपरा अपनी बन जाती है। और दोस्तों इसको मैं आपको बताऊं, इसका जो अपवाद होता है वो दोस्तों होती है विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग होती है वो क्या होती है दोस्तों, उसके अंदर जो अपने खातों के अंदर संपत्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, यानी अपने जो जानबूझकर खातों की वास्तविक स्थिति से अलग स्थिति हम दिखाते हैं, यानी अच्छी स्थिति हम दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों इसका उल्टा हो जाता है वो, यानी जो अपनी एसेट्स है उसको हम अधिक मूल्य पर दिखा देते हैं, अपनी जो लायबिलिटी होती है उसको हम कम जो मूल्य पर दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों उसका अपवाद भी बन जाता है। इसके अंदर क्या कहता है दोस्तों, संभावित हानियां में कौन कौन सी हो सकती है, हमारे जो देनदार है जिनसे हम रुपये मांग रहे हैं उनमें से कुछ रुपये का डूब जाना वो हमारी संभावित देनदार है, या कोई कोर्ट के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है दोस्तों वो भी हमारी संभावित हानि हो सकती है, या दोस्तों हमने एक बैंक से बिल हमने भुना लिए हैं तो दोस्तों वो बिल है वो दोस्तों डिसऑनर्ड हो सकता है, तो वो भी अपनी संभावित हानि हो सकती है। तो इनको दोस्तों हमें इनका लेखा हमें पहले से कर लेना चाहिए, और ये दोस्तों हम करते भी हैं, लेकिन जो संभावित लाभ होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, तो हानि होती है उनका हम लेखा करते हैं इसके अंदर। ये दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम इसकी एंट्री वगैरह करेंगे, हम अपने लेखे बनाएंगे। अभी तो मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूँ, जब हम दोस्तों प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस पढ़ाएंगे वो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगा। आज तक दोस्तों आपने इस अच्छे मैं आपको समझाऊँ जो मैं आपको बताऊँगा उस तरीके से आपने कभी जो क्वेश्चन किए भी नहीं होंगे। दोस्तों मैं आपको इस तरह से आपको समझा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों अभी आप इस जो थ्योरी है उसको समझ लीजिए, उसके बाद में दोस्तों हम जो अपनी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनके ऊपर आएंगे।
पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा क्या कहती है? पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा ये कहती है दोस्तों, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे जो रिलेटेड जो अपने जो पक्षकार होते हैं, उनसे संबंधित उनके जो निर्णय को, उनके जो डिसीजन को प्रभावित करने वाली यदि कोई भी बात है तो दोस्तों हमें उनको प्रकट करना चाहिए। यानी हर छोटी बड़ी बात को हमें अपनी पुस्तकों में दिखाना चाहिए। वो दोस्तों हम अपनी पुस्तकों के अंदर भी दिखा सकते हैं और उनको हम बाहर भी दिखा सकते हैं। बाहर हम दोस्तों फुट नोट के यानी नीचे दिखाते हैं, नोट के तौर पर हम दिखाते हैं दोस्तों। और अंदर हम कैसे दिखाते हैं? अंदर हम उनका लेखा करते ही हैं। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट हम दिखा रहे हैं 10,000 रुपये का, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि उनकी 8,000 रुपये है या फिर 12,000 रुपये है, जो भी है दोस्तों हम यहाँ पर उसके शो कर देते हैं। तो हम दोस्तों बाहर भी दिखाते हैं। कोई संदिग्ध को दायित्व है, जैसे न्यायालय के अंदर कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और वगैरह दोस्तों, वो हम अपनी जो लेखे के नीचे नोट के तौर पर भी हम दिखाते हैं, बैलेंस शीट के नीचे भी हम दिखाते हैं। तो वो दोस्तों इसमें कहते हैं ये वो इसी परंपरा के तहत हम वो करते हैं कि पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा है कि हमें सब कुछ अपनी पुस्तकों के अंदर दिखा देना चाहिए, चाहे वो बाहर दिखाया जाए या फिर हमें अपने लेखों के अंदर दिखाया जाए। तो दोस्तों अपनी जो अगली परंपरा आती है वो है महत्व की परंपरा। यानी ये जो परंपरा है दोस्तों बिल्कुल इसके उल्ट है। ये कहता है कि पूर्ण जो लेखा रखना चाहिए, ये कहता है कि केवल और केवल महत्व की चीज़ें का ही लेखा करना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फालतू को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें अपने खातों को ज़्यादा बोझिल नहीं बनाना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से समझ ना पाएँ। ये कहता है कि हमें जो लेखे हैं वो दोस्तों अपने जो है वो केवल महत्वपूर्ण चीज़ें का ही हमें लेखा करना चाहिए। इसके तहत कि हम दोस्तों हम राउंड ऑफ करते हैं। जैसे कोई आइटम है वो दोस्तों 537.45 आ गई, तो दोस्तों हम इसको राउंड ऑफ करके 537 इस प्रकार से हम दोस्तों लिख सकते हैं। यदि कोई आइटम हमारी 537.87 आ जाती है तो हम दोस्तों 568 उसको जो 38 है उसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम इसी परंपरा के तहत हम अपना जो राउंड ऑफ भी करते हैं। वो जो महत्वपूर्ण जो आइटम्स होते हैं उनका ही हम लेखा करते हैं, बाकी का हम इसमें छोड़ देते हैं। जैसे हमने इसके अंदर छोड़ दिया, ये जो हमने कम या ज़्यादा इसको किया, तो दोस्तों हम इसी परंपरा के तहत ये हम करते हैं। एक रूपता की परंपरा तो को हम क्या जानते हैं? समरूपता के नाम से भी जानते हैं कि समरूपता की परंपरा, इसको हम कहते हैं। रूढ़िवादिता की परंपरा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार हमारे परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो परंपरा है वो हमारी यही बनती है। तो दोस्तों ये अपनी 4 परंपराएं थी जो हमने कर दी है। तो दोस्तों हमने 10 अपने सिद्धांत और 4 परंपराएं जो सभी के सभी अपनी बनती है वो हमने की। और लेकिन दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर बन जाता है अपना जो लेखा मानक 1 है। जो लेखा मानक 1 है, अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है अपना 1, उसके अंदर दोस्तों केवल 3 अपनी इसके अंदर अवधारणाएं दी गई है। पहली जिसके अंदर क्या लिखा गया है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर लिखा गया है कि अवधारणा कि अपना जो व्यवसाय है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। ऐसा मानकर दोस्तों हम अपने व्यावसायिक पुस्तकों के अंदर लेखा करते हैं। दूसरी क्या है? उपार्जन अवधारणा, अक्रूवल कंसेप्ट जो होता है, उपार्जन अवधारणा, इसका हमें इसके अंदर देखने को मिलता है कि हमारे केस में हमें इनकम या जो एक्सपेंसेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हमें उसका लेखा करना ही है। तो अब दोस्तों एक होती है एकरूपता की अवधारणा, एकरूपता जो हमने पीछे अभी परंपरा के तौर पर पढ़ी थी, एकरूपता की अवधारणा। ये दोस्तों हमारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपना 1 दिया गया है उसके अंदर हमें केवल और केवल 3 इसके अंदर ये सिद्धांत अवधारणाएं देखने को मिलती है। वो हम पहले इसको दोस्तों कंसेप्ट के हम इसको परंपरा के तौर पर पढ़ा था। इसके अंदर दोस्तों हमें इस रूप में इसको दिया गया है। तो 3 हमें यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के तौर पर हमें पूछे तो हम दोस्तों 3 पर ही टिक करेंगे। ये अपनी 3 है। ये दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से भी ये पूछे जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न बनता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज अपने जो प्रिंसिपल्स बनते हैं इन्हीं के आधार पर दोस्तों हम अपनी व्यावसायिक पुस्तकों के अंदर हम रिकॉर्ड्स करते हैं, यानी हम लेखे करते हैं। तो दोस्तों आगे जब भी हम अपने प्रैक्टिकल करेंगे
हम दोस्तों आगे 1-2 क्लास और रहती है, जब मैं आपको अपनी जो थ्योरी है वो दोस्तों जो स्टार्टिंग वाली वो दोस्तों ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। तब दोस्तों हम इन्हीं सिद्धांतों के तहत ही हम अपनी जो लेखा पुस्तकें बनाएंगे, और कुछ और दोस्तों जो डबल एंट्री सिस्टम होते हैं उसके भी सिद्धांत होते हैं, उसके हिसाब से भी हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। वो दोस्तों कुछ थ्योरी का अपना पार्ट रहता है, उसको भी हम करते हैं, वो 1, 2 या 3 क्लास में वो दोस्तों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास बनती है, जिसके अंदर हमने जो लेखांकन के सिद्धांत और अपनी जो अवधारणाएं, जो अपनी परंपराएं हैं, उनको हमने किया। तो दोस्तों आगे आने वाली जो अपनी जो क्लासेज होगी, जो अपनी वीडियो जो होगी, उसके अंदर दोस्तों हम जो इसका जो थ्योरी का जो अपना पार्ट बचता है उसको करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।